इंडिया फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन, भारतीय विदेश नीति का उद्भव। भारतीय विदेश नीति का उद्भव। भारतीय विदेश नीति का उद्भव। ठीक है, तो हम आजाद कब हुए? कोई बता रहा 2014 में आजाद हुए थे? कौन था? चलो, तो 1947 में हम आजाद हुए, यानी उससे पहले वी वर नॉट इंडिपेंडेंट। तो हम हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि इंडिपेंडेंटली हम अपनी जो फॉरेन रिलेशंस है उनको डिस्कस कर सके, उनके बारे में बातचीत कर सके। 1947 में हम आजाद हुए, तो उसके बाद अब इंडिया के सामने चैलेंज था कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करें और अगेन किसी ऐसे ट्रैप में ना फंस जाएं जहां पर हमारे लिए चैलेंजेस हों। जैसे कि हम कॉलोनाइज होके आए थे, है ना। अब कॉलोनाइज होके आए थे तो यहाँ पर दिक्कतें क्या आती थी? दिक्कतें ये आती थी कि भाई अंग्रेज अपने हिसाब से इनको चला रहे थे। अब हम आजाद हुए और आजाद होने के बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि इधर हम आजाद हुए और उधर कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर मतलब एक तरफ रशिया था, एक तरफ यूएसए था, और विश्व जो है दो भागों में विभाजित हो चुका है। अब भारत ये नहीं चाहता था कि हम फिर से किसी दूसरे के साये में जिए। भले ही हम आजाद होंगे, लेकिन हम रशिया का साथ ले लेते हैं तो हम यूएसए के अगेंस्ट हो जाएंगे, अगर हम यूएसए का साथ ले लेते हैं तो रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, और हम इस तरह की चीजें नहीं चाहते थे। इसीलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है अपने आप में कॉम्प्लेक्स पॉलिसी थी। इवोल्यूशन की बात करें तो हम 3 फेजेस में इस इवोल्यूशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले फेज 1 रहेगा हमारा। फेज 1 यानी कि जो स्टार्टिंग है यहाँ पर 1947 से अप टू नेहरू तक। 1947 से नेहरू तक, तब तक नेहरू जी जिंदा थे 1964 तक। 1964 तक जिंदा थे नेहरू जी, तो यहाँ तक। उसके बाद इमरजेंसी ऑफ जब वो हो जाएगा इंदिरा गांधी, तो ये बीच में ब्रेक रहेगा 2-4 साल का। फिर फेज 2 रहेगा इंदिरा गांधी फेज जो है आपका। फेज 2 में आपका इंदिरा गांधी फेज और अटल बिहारी वाजपेयी फेज। ठीक है, यहाँ पर 1970s स्पेसिफिक ईयर नहीं डिवाइडेड है, लेकिन मतलब मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये आपका 2000 तक रहेगा लगभग। ठीक है, और उसके बाद फेज 3 यानी कि 2008 से अब का प्रेजेंट। तो 3 फेजेस में इसको हम पढ़ेंगे। जो हम पूरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे 3 फेजेस में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन की बात करेंगे। हमारे लिए मेजर कंसर्न यही वाला है, लेकिन फिर भी हमको पता इन दोनों के बारे में भी होना चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि पुरानी फॉरेन पॉलिसी से हम क्या इवॉल्व करके क्या नया सीख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है फेज 1। फेज 1 यानी कि 1947 से 1964। देखो, नेहरू जी ने जब गद्दी संभाली या कह सकते कुर्सी संभाली, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वर्ल्ड कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में कैसे भारत को न्यूट्रल रखें और कैसे आगे बढ़े। इसी पर डिप्लोमेसी हमारी इंडिपेंडेंट थोड़ी थी उस तब तो हम गुलाम थे ना अंग्रेजों के। डिप्लोमेसी तो अब तक करोगे ना जब आप इंडिपेंडेंट होगे। भाई जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, आप जब फ्री होगे तब तो अपने दोस्त बनाओगे। अभी तो मैं बता रहा हूं, तुम इनसे दोस्ती कर लो, तुम उनसे दोस्ती करो, तुम उनके साथ बैठो। ठीक है, डिप्लोमेसी तो तब आती है ना जब हम अपनी मर्जी से अपने दोस्त बना पाए। ठीक है, लेकिन अगर हमने आपको बता दिया कि नहीं तुम इससे दोस्ती करोगे, तुम इससे दोस्ती नहीं करोगे, तो फिर वो डिप्लोमेसी थोड़ी है। वो तो आपको रूल कर रहा हूं मैं, जैसे हम बताना चाह रहे वैसे बताएंगे। तो ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था कि हम जो है कह पाए कि हाँ हम जो है फ्री है या हम डिप्लोमेसी करेंगे। कहां से करते? हमारे पास कैपेबिलिटीज ही नहीं थी, हम फ्री नहीं थे। ठीक है, तो जब इंडिया शुरुआत में आजाद हुआ, यानी कि आजाद होने के बाद इंडिया के क्या लक्ष्य थे फॉरेन पॉलिसी में, तो सबसे पहला लक्ष्य तो भारत का यही था कि हम फिर से ट्रैप ना हो जाएं किसी और एक साइड में। ठीक है, तो सबसे पहला लक्ष्य था टू बी नॉन अलाइंड। पहला लक्ष्य यही था, टू बी नॉन अलाइंड। मतलब नेहरू जी ये चाहते थे कि चाहे यूएस हो चाहे रशिया हो, हम किसी के साथ अलाइंड नहीं रहेंगे। और यहां पर नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रल नहीं था। ऐसे नॉन अलाइनमेंट को अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो उसका मतलब निकल के आएगा हम किसी की तरफ भी नहीं है, हम मतलब हम क्या है, हम न्यूट्रल है। लेकिन असल में नॉन अलाइनमेंट का मतलब जो है न्यूट्रल नहीं था। अभी जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पढ़ेंगे हम तो उसमें और डिटेल में बात करेंगे। नॉन अलाइनमेंट मतलब का मतलब सिर्फ यही था कि हम आपके साथ भी नहीं है और हम आपके साथ भी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने के हिसाब से कंडीशनल बेसिस पर हम ये देखेंगे कि हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसके साथ जाना है। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कई जगह, जैसे इंडिया इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे क्या करता है।
वो इजराइल के भी साथ है, फिलिस्तीन के भी साथ है। जब हमास ने अटैक किया फिलिस्तीन और इजराइल पे, तो इंडिया किसके साथ था? इजराइल के साथ था। लेकिन जब इजराइल ने रिटेलिएट किया फिलिस्तीन के साथ, तो इंडिया ने बोला कि भाई फिलिस्तीन के लोगों को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए। वहां पर जो है उसने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। इंडिया इजराइल के साथ भी है क्योंकि वो अगेंस्ट हमास है, और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इंडिया जो है फिलिस्तीन के साथ भी है क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों की तो गलती नहीं है। भाई जो इजराइल हमला कर रहा है वो सिविल बॉडीज पे कर रहा है। तो इंडिया ये कह रहा है कि भाई लोगों की क्या गलती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंकवाद फैला रहा है भाई उसको पकड़ो मारो, हमसे मतलब नहीं। लेकिन फिलिस्तीन के लोगों की क्या गलती है कि उसको तुम क्यों मार रहे हो? ठीक है, तो यह सिचुएशनल जो है इंडिया का स्टैंड रहा है। अफगानिस्तान के केस में भी यही है। अफगानिस्तान में इंडिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमेशा से इंप्रूव करने के लिए काम करता रहा है। लेकिन अभी कंडीशन चेंज हो चुकी है, अमेरिका वहां से जा चुका है, अभी प्योरली वहां पे तालिबान है, तालिबान शासन है वहां पर। तो अब भाई तालिबान शासन है तो भारत को उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज किया थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा सा जो है न्यूट्रल किया और कहा ठीक है, जहां पर हमारी वैल्यूज और हमारे जो मॉरल्स हैं वो मैच करेंगे, हम तालिबान से बात करेंगे उस चीजों पे, और जिनमें हमारे वैल्यूज और मॉरल्स चेंज नहीं मैच नहीं कर रहे, हम उनसे उन चीजों पे तालिबान से कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यानी कि जब भी फॉरेन पॉलिसी का डील होगा, फॉरेन पॉलिसी का डिक्लेरेशन होगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसके मेरिट और डिमेरिट के बेसिस पर जज करेंगे कि हम किस साइड रहने वाले हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका मतलब सिर्फ यही था। इंडिया, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं इंडिया तो न्यूट्रल, इंडिया न्यूट्रल नहीं रहता। इंडिया ने रशिया का भी साथ दिया, इंडिया ने यूक्रेन का भी साथ दिया, ठीक है, लेकिन उसके मेरिट के बेसिस पर। इंडिया रशिया की दोस्ती हम सबको पता है, लेकिन फिर भी जब बात आई यूक्रेन के सपोर्ट करने की, तो मोदी जी ने ओपनली बोला कि यस, रशिया को यूक्रेन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब बात आई यूएन में रिजोल्यूशन की, तब वहां पर बात से बहुत गहरी दोस्ती किया जाती है, तो यूएन रिजोल्यूशन में वोट ही नहीं किया। कहां वोट किया था अगेंस्ट रशिया? ठीक है, इंडिया को, मतलब जब इंडिया से बोला गया कि भाई यूक्रेन के जो अगेंस्ट रशिया कर रहा है, वॉर एग्रेशन कर रहा है, उसमें रशिया के अगेंस्ट जो हम रिजोल्यूशन ला रहे हैं उसमें वोट कर दो, तो इंडिया ने कहा नहीं, हम वोट नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये है हम ओपन प्लेटफॉर्म से रशिया को बोलते हैं, पुतिन को भी बोला हमने, और हम जो है डायरेक्ट फोन करके भी बोल रहे हैं कि नहीं, आपको एग्रेशन को रोकना चाहिए, यूक्रेन से बैठ के बात करनी चाहिए। तो हम मेरिट बेसिस पर केस बाय केस क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि विच केस इज अलाइन विद अस, और कौन हमारे मॉरल वैल्यू से मैच खा रहा है, और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज थी, जब हम आजाद हुए तो इंडिया का दूसरा आपका जो केस था फॉरेन पॉलिसी का, वो ये था कि हम अगेंस्ट कॉलोनिज्म है, यानी कि हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन हम हर उस देश की सहायता करेंगे जो आपका कॉलोनिस्ट आइडियोलॉजी से आजाद होना चाहता है। जैसे अंग्रेजों के जाने के बाद एक और अटेम्प्ट हुआ, और वो अटेम्प्ट हुआ बाई डच। ठीक है, जो डच पीपल थे उन्होंने एक बार और कोशिश की, अब अंग्रेज जा चुके हैं, बस साउथ ईस्ट एशिया में हमारे लिए एंट्री आसान होगी, वो दोबारा आना चाहते थे यहाँ पर। इंडिया ने इन सब को एक साथ जो है एक साथ कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके रिटेलिएट किया कि नहीं, अब हमारे यहाँ पर कोई भी कॉलोनी नहीं बसने आएगी, नाउ वी आर फ्री। अभी तक क्या था, अभी तक हम खुद ही गुलाम थे, ठीक है, लेकिन अब जो है हम तो आजाद हुए ही हैं, लेकिन जो हमारे साथ आजाद हुए थे उन पर किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे। तो डच कॉलोनीज के अगेंस्ट फिर से एक साथ इंडिया आती है, और एक साथ आके ये कहा कि नहीं, अब हमारे यहाँ पर कोई कॉलोनी नहीं बसी। पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ मिलकर हमने एक साथ काम किया, ठीक है, ईस्ट एशिया कंट्री जो भी थी, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब, इन सब के साथ मिलकर हमने काम किया। तीसरा, नेहरू जी हमेशा से ही न्यूक्लियर आर्म्स एंड एमिनेशन के अगेंस्ट रहे थे, न्यूक्लियर आर्म्स के अगेंस्ट है। हमारा मानना यह था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो हमारे यहाँ परमाणु हथियार है, ये मौत का सम्मान है, मौत का सामान है, सम्मान क्या होता है तो ये मौत का सामान है, और हम इसके पक्ष में कतई नहीं, ठीक है, वी आर टोटली अगेंस्ट द न्यूक्लियर आर्म्स। और हर एक सरकार को यह इंश्योर करना चाहिए कि वो डिसआर्मामेंट करे, यानी कि निशस्त्रीकरण पर जाए, और निशस्त्रीकरण पर जाते हुए अपने जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने बनाए उनको खत्म करे। नेहरू जी ये भी कहते थे कि देखिए, हम नहीं बनाएंगे, और हम ये भी चाहते हैं कि आप भी ना बनाओ, और जो आपके पास है उनको डिस्ट्रॉय कर दो, निरस्त कर दो, क्योंकि एक बार नागासाकी और हिरोशिमा में हम इसके जो दुष्प्रभाव है वो देख चुके हैं। और एक बार बम दगने के बाद ही मामला खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका मामला तो सालों साल, सैकड़ों साल चलता है। हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी रेडियो एक्टिव वेव्स की वजह से क्या होता है, बच्चे अपंग पैदा होते हैं, बच्चों में प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। जब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम न्यूक्लियर आर्म्स एंड एमिनेशंस को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहां पर भारत सरकार ने बोला कि हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पहले देखेंगे, बाकी हम बाद में देखते हैं।
हमारा अगर किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हम पहले वहां पर जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल का सिस्टम मतलब ये है कि हमने यूके के साथ भी काम किया और सेम टाइम पे यूएसएसआर के साथ भी काम किया। आपको पता होगा भारत ने 4 स्टील प्लांट लगाए थे, राउरकेला, भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर। तो हमारा जो फर्स्ट फेज रहा, वो फर्स्ट फेज में प्योर हमारा मकसद ही यही था कि हम नॉन अलाइंड रहे, अगेंस्ट कॉलोनिज्म रहे, न्यूक्लियर आर्म्स के अगेंस्ट रहेंगे और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। इसी फर्स्ट फेज में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है पंचशील का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचशील। दरअसल 1954 में नेहरू जी और द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रीमियर ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर दोनों साथ में आते हैं और पंचशील के सिद्धांत पर साइन करते हैं। दरअसल ये जो पंचशील का सिद्धांत है ये 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, जिसमें क्या क्या था। तो सबसे पहला आपका यहां पर था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। मतलब सरकार का ये मकसद होना चाहिए, ये दोनों ने साइन किया और ये बोला कि हम दोनों एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को क्या करेंगे, हम रिस्पेक्ट देंगे। यानी कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे आपको ना मतलब होगा ना हमको आपसे मतलब होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हम यहां पर देखेंगे कि हम दोनों एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करेंगे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ साथ हम सॉवरेनिटी को सपोर्ट करेंगे। यानी कि हम अपने देश के फैसले लेंगे, आप हमारे देश के फैसलों में इंटरफेयर नहीं करोगे, और आप अपने देश के फैसले लीजिए, हम आपके देश के फैसलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज आपको यहां पर बोला गया। दूसरी चीज ये बोली गई कि भाई देखो हम दोनों ही उस समय आजाद हुए थे, नई कंट्री थे, तो हम म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की पॉलिसी को अपनाएंगे, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ जंग भी नहीं छेड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ जंग भी नहीं छेड़ेंगे, ये भी हम कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की पॉलिसी को अपनाएंगे, ठीक है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के खिलाफ कोई लड़ाई करने नहीं आएंगे। उसके अलावा इंटरनल मैटर्स में नॉन इंटरफेरेंस भी रहेगा, यानी कि म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस रहेगा, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस रहेगा। एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में जो भी कुछ हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी का वो लेने नहीं आएंगे कि हाँ हम डेमोक्रेसी के प्रणेता, जैसे अमेरिका उस समय कर रहा था कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते तुम्हारे इंटीरियर मैटर्स में आ जाएंगे, ये सब हम नहीं करेंगे। आपके देश में क्या हो रहा है वो आप जानो, हमारे देश में क्या हो रहा है वो हम जानेंगे, ना आपको हमसे कोई लेना देना है ना हमको आपसे कोई लेना देना है, साथ में बढ़ के चलेंगे बस, ठीक है। उसके अलावा यहां पर इक्वालिटी और को बेनिफिट या म्यूचुअल बेनिफिट को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि दोनों कंट्रीज इक्वल है स्टेटस में और दोनों और कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो को बेनिफिट के साथ काम करें, दोनों लोग एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो लास्ट पंचशील का सिद्धांत था वो ये था कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेगा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस मतलब हम दोनों साथ में को एग्जिस्ट करेंगे शांतिपूर्वक, क्योंकि लड़ने से कोई फायदा नहीं। दरअसल इसके पीछे करने का कारण यह था कि जब हम 1947 में आजाद हुए तो 48 में ही पाकिस्तान से हमारी लड़ाई, हमारी बहस चल रही थी लगातार, जो है वहां पर स्ट्रगल चल रहा था, तो नेहरू जी चाहते थे कम से कम एक फ्रंट तो सिक्योर रहे तो दूसरे फ्रंट पे भी बात हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये सारे काम किए गए थे। तो ये पंचशील का सिद्धांत उन्होंने साइन किया चाइनीज प्रीमियर के साथ 1954 में, 1954 में। और एक पंचशील के पांचों आप याद रखना जब आपको आंसर राइटिंग करनी होगी तो यहाँ पर पंचशील का सिद्धांत काम आता है। तो पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था विद होम, चाइनीज प्रीमियर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में। वहां प्रीमियर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रीमियर बोलते हैं। तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसमें 5 इंपॉर्टेंट थे। पहला था म्यूचुअल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, यानी कि हम म्यूचुअल इंटीग्रिटी, एक अपनी अखंडता और संप्रभुता का इज्जत करेंगे। दूसरा था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम क्या कर रहे हो हमसे मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं तुमसे मतलब नहीं। इक्वालिटी और को बेनिफिट, यानी कि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसमें कोशिश करें कि दोनों को फायदा हो रहा हो, किसी एक को नुकसान ना हो रहा हो, ठीक है। और फिर आपका था पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि साथ में दोनों लोग शांति बहाल करते हुए रह सके, जीवित रह सके। ये हमारा फेज 1 में रखा गया, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चला नहीं। 1954 में इसको बनाया गया और 54 के बाद 62 में ये ब्रेक हो गया, ठीक है। इसी समय वो नारा आया था हिंदी चीनी भाई भाई का,
हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा आता है वो इसी समय पे आता है 54 के टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा है बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया। 1962 में हमारा साइनो इंडियन वॉर हो जाता है, ठीक है, यानी कि चाइना के साथ हमारा वॉर हो जाता है। और उस वॉर के बाद कहीं ना कहीं जो ये पंचशील का सिद्धांत था वो शांत मतलब कह सकते हैं कि पीछे चला गया, बैकवर्ड सीट पे चला गया, और फिर ये उतनी वैल्यू नहीं रख पाया। ऑल्दो ये आज भी इंपॉर्टेंट है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट कराए इफेक्टिवली तो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जरूरी हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, इकोनॉमिक अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर में। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आप देखो जितनी भी कंट्रीज अपने आप को सुपर पावर बोलती हैं वो अपने नेबर से सिक्योर्ड है। अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर कैसा है, इतना पोरस बॉर्डर है कि आप एक तरफ फांद के जाओ तो कनाडा है, एक तरफ फांद के जाओ तो अमेरिका है। उन दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, आते जाते रहते, ऐसे भाई बहन की तरह टहलते घूमते रहते घर में, ठीक है। मतलब आप फ्रीली मूव कर सकते, अगर आपका अमेरिकन पासपोर्ट है तो आप फ्रीली मूव कर सकते हो कनाडा, और कनाडा से अमेरिका पे। ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की वजह से ही वो सुपर पावर बन पाए, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के खिलाफ कभी एग्रेशन करते ही नहीं, ठीक है। वो कोई भी काम करते हैं, कोई भी पॉलिसी लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वहां पर को बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है। किसी एक के ऊपर या कोई एक दूसरे के ऊपर जो है कोई चीज थोपने की कोशिश नहीं करता, मिलकर काम करते हैं। अब इन सारी चीजों की वजह से होता क्या है कि ये दोनों ही कंट्रीज जो है डेवलप्ड कंट्रीज में मानी जाने लगती हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप ही समझो, आपके घर में देखो, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मैं शास्त्रों में भी कहा जाता है कि जिस घर में शांति रहती है वहां विकास जल्दी होता है, ठीक है, वहां लक्ष्मी आती है। ये तो हम लोगों ने अक्सर शास्त्रों में भी पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है, ठीक है। तो बस उस कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा सा अंग्रेजी में बढ़िया मॉडिफाई करके कुछ अच्छे वर्ड्स में लिख दिया है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, को एक्सिस्टेंस, ठीक है। वो कहावत है ना कि भैया भाभी की शादी, भैया भाभी की लड़ाई में अगर तुम बोलोगे तो भैया भाभी तो एक हो जाएंगे, ठीक है, दुश्मन तुम बन जाओगे। तो इसीलिए म्यूचुअल को एक्सिस्टेंस करो, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाओ कि वो जो कर रहे हैं करने तो हमसे मतलब नहीं है, वो हमारा काम ही नहीं है, ठीक है। तो नॉन इंटरफेरेंस में रहोगे तो को एक्सिस्टेंस रहेगी, और फिर आपको इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इक्वालिटी और को बेनिफिट भी मिलेंगे, ठीक है। और अगर ज्यादा इंटरफेरेंस करोगे तो उनका तो ठीक है, उनका तो रोज का है मान लो, ठीक। जैसे पापा मम्मी की लड़ाई में तो किसी एक की साइड लेके देखो, खाली आधे घंटे बाद तुम ही कूटे जा रहे हो, वो दोनों मम्मी कह रही हो हाँ, और मानो देखो बोल रहा था उल्टा सीधा, ठीक है। ये होता है, फील कर लेना आप। तो जो पंचशील का सिद्धांत है वो अपनी जीवन में अपनाओ, ठीक है, बहुत आगे बढ़ोगे। तो ये नेहरू जी का कॉन्सेप्ट था। अच्छा चलो, ये तो था पंचशील का सिद्धांत। आगे आते हैं नॉन अलाइनमेंट के बारे में। तो नॉन अलाइनमेंट क्या है? तो नॉन अलाइनमेंट एक मूवमेंट था, दरअसल एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में 1955। 1955 में एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955, 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया। इसमें विश्व के 120 देशों से ज्यादा देश यहां पर आए थे साथ में, और इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुभारंभ किया। बेसिकली इसका नाम भले एक मूवमेंट था, लेकिन ये ग्रुपिंग थी। किसकी ग्रुपिंग थी? तो ग्रुपिंग उन देशों की थी जो कभी ना कभी किसी ना किसी की कॉलोनी रहे थे, और या तो आजाद हुए थे या आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब ये जो आपकी ग्रुपिंग थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, इस ग्रुपिंग में जो 120 देश थे वो या तो ताजे ताजे आजाद हुए थे, या आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, या वो आजाद होने की प्रक्रिया में थे, ठीक है। ये सारे देश एक साथ आते हैं। अब इन सारे देशों का मोटो सिर्फ एक था। मोटो क्या था कि हम सब आजाद होके आए हैं, और उस समय जो कोल्ड वॉर की कंडीशन बन रही थी, उस कोल्ड वॉर की कंडीशन में फिर से ट्रैप होके हम किसी एक साइड को नहीं लेना चाहते। हमको इस बात से मतलब नहीं है कि यूएसएसआर क्या चाह रहा है, हमको इस बात से मतलब नहीं है कि यूएसए क्या चाह रहा है। हम अभी ताजे ताजे आजाद हुए, हम अपने देश के बारे में सोचना चाहते हैं, हम अपने लिए काम करना चाहते हैं। और नेहरू जी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए, और इस चीज का यूज करते हुए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की, ठीक है। यहां पर जो है नेहरू जी ने कई देशों के साथ मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को साइन किया, और ये यहां पर बोला कि हम किसी भी कंट्री के साथ अलाइंड नहीं है। लेकिन मैं फिर से बोल दूं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब एक कतई नहीं था कि हम किसी के साथ नहीं है, ठीक है। हम क्या है, न्यूट्रल है, सॉरी हम न्यूट्रल नहीं है, लेकिन हम अलाइंड भी नहीं है, ठीक है। फर्क क्या होगा? न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि तुम कट मर जाओ, हमसे मतलब नहीं है, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, ये गलत चीज है, ठीक है। हम क्या है, हम मेरिट बेसिस पर, केस बाय केस बेसिस पर ये देखेंगे कि हमें कहां जाना है, किससे डील करना है, और उसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट था उस टाइम पे, और कोशिश की गई कि इसको जो है आगे ले जाया जाए।
हालांकि प्रॉब्लम ये हुई कि ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिन बेसिस पर खड़ा किया गया था वो बहुत जल्दी ही ब्रेक हो गया। क्यों? भारत सरकार ने बोला कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, लेकिन 3 साल बाद ही 1955-56 तक आते आते हमारा जो एलाइनेशन है वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर की तरफ होने लग गया था। नेहरू जी का प्यार जो है यूएसएसआर से बढ़ने लग गया था। ठीक है, यूएसएसआर ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। फिर इंडिया यूएसएसआर के साथ हमने कई लार्ज स्केल पैक्ट्स भी साइन किए, ठीक है, डिफेंस डील्स भी साइन की। तो कहीं ना कहीं ये लगने लग गया बाकी देशों को कि नहीं, इंडिया ने क्या कर दिया है, अपना जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर दिया है और जो मेन मोटो था वो बदल गया। इसी वजह से इसकी जो वैल्यू थी वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। उसके बाद इंडिया ने थोड़ा सा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करता था। 1960 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, 74 में इंडिया ने टेस्ट कर लिया पहला टेस्ट न्यूक्लियर का। तो तुम तो कहते न्यूक्लियर भी नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर भी बना लिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि जो नॉन अलाइनमेंट था वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब बात करते हैं चैलेंजेस टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्या दिक्कतें थी कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो आपका बंद हो गया या बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं रहती उसकी। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि कोई क्लियर कट पाथ नहीं था। सारे के सारे नए देश थे, सारे के सारे नए आजाद देश थे। अब वो जो है समझ नहीं पा रहे थे फॉरेन पॉलिसी को कैसे हमें मैनेज करनी है चीजें। दूसरी चीज, इंडिया का जो सडन अलाइनमेंट चेंज हो रहा था वो पॉलिटिक्स में एडजस्ट नहीं हो पा रहा कि भाई इंडिया ने बोला था ना कि हम अलाइन नहीं होंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी के साथ जाएंगे नहीं। फिर तुम यूएसएसआर के साथ भी डील कर रहे हो, तुम यूएसए के साथ भी डील कर रहे हो, तुम यूके जर्मनी के साथ भी डील कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि हम न्यूट्रल हैं। तो कहीं ना कहीं जो छोटे देश थे वो कंफ्यूज हो गए। दूसरी चीज, जो देश थे वो इतने छोटे थे कि वो अकेले सर्वाइव कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, अब मालदीव्स है, इंडोनेशिया था, जावा, सुमात्रा, छोटे छोटे देश थे, ये इंडिविजुअली जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे। सिशल्स जैसे देश तो दिखाई भी नहीं देते आपको। यहाँ पर अगर सिशल्स देखोगे तो ये सिशल्स है, एक डॉट बना हुआ है, ये दिखाई, ये नक्शे पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे देश थे, तो इनके लिए इंडिविजुअल कोई पॉलिसी ले पाना, किसी से अलाइन ना हो पाना अपने आप में एक चैलेंज था। उसके अलावा इंटरनल डिफरेंसेस भी थे। इन सबके बीच में कॉमन पॉइंट था क्या? ये सारे देश साथ में आए क्यों थे? सिर्फ इसलिए आए थे कि हमको ना यूएस के साथ जाना है ना यूएसआर के साथ जाना है। बाकी इनके बीच में कोई इंटीग्रिटी नहीं थी, ना इनकी लैंग्वेज सेम थी, ना इनकी भाषा सेम थी, ना इनका कल्चर सेम था, ना इनकी रिलीजन सेम था, ना इनकी एथनिसिटी सेम थी। जैसे मान लो आप सब जो है बैठे हो यहाँ पर, ठीक है, और आप सबको ग्रुप बनाना हो तो ग्रुप किस बेसिस पे बनाते हो? कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। भाई आपकी दोस्ती कैसे होती है? आपकी दोस्ती ऐसे होती है कि भाई या तो हमारी वाइब मैच हो जाती है, या हम उसके साथ ज्यादा खुश रह पाते हैं, ठीक है, या हमारे ग्रुप में मतलब सब हमारे जैसे होते हैं एकदम, ठीक है, मतलब कुछ तो कॉमन होता है तभी दोस्ती हो पाती है। एकदम अलग अलग लोगों में दोस्ती नहीं हो पाती, वो कुछ समय बाद डिफरेंसेस आ ही जाएंगे। यही हुआ कि यहाँ पर एकदम रैंडम ग्रुपिंग हुई थी, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ। अब हमारे बीच में कोई कॉमन पैटर्न ही नहीं है, ठीक है, सिंगल कॉमन पैटर्न नहीं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए तुम एक तमिल दोस्त बनाओ, अब वो इल्ला कर रहा है, तुम कर रहे हो नहीं, ठीक है, तो वो भी अपनी जगह सही है, तुम भी अपनी जगह सही हो, लेकिन ना तुम उसको समझ पा रहे हो ना हम उसको समझ, तो कितने दिन चला पाओगे दोस्ती? नहीं चलेगी। अगर दोस्ती चलानी है तो या तो तुमको तमिल सीखनी पड़ेगी, या तुमको या उसको हिंदी सीखनी पड़ेगी। भाई कुछ तो कॉमन रखो, लेकिन ना वो तमिल सीखने को तैयार हो और ना वो हिंदी सीखने को तैयार है, तो वो दोस्ती चल नहीं सकती और इशारों में बहुत जल्दी ज्यादा बात हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कोई कॉमन पॉइंट तो ढूंढना पड़ेगा जिस कॉमन पॉइंट के थ्रू आप ग्रुपिंग चला सको। तो कोई इनका शेयर्ड इंटरेस्ट था नहीं, बस ये आ गए थे साथ में क्योंकि नेहरू जी उस समय बड़े लीडर माने जाते थे और जो है उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि हाँ, ना आपको यूएसएसआर के साथ जाना है ना आपको यूएस के साथ जाना है, तो वो साथ में आ गए, चलो ठीक है, साथ में चलते। इस वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये ग्रुपिंग बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। उसके अलावा ये सारे जो देश थे, इनको अंग्रेजों ने और कॉलोनी से खूब लूटा हुआ था, पहले से ही पैसा था नहीं चवन्नी भर, तो खाली ग्रुपिंग बना के करोगे क्या? मतलब ऐसे दोस्तों के सारे फकीर हूं, ठीक है, मतलब घर से 10 रुपया भी ना लेके आते हो, तो चाय भी नहीं पी सकते साथ में बैठ के, कॉफी भी नहीं पी सकते, बिस्कुट भी नहीं खा सकते, तो क्या करोगे उस ग्रुपिंग का? कहोगे भाई चलो काम करते हैं, दोस्ती यारी होती रहेगी, पहले कुछ काम कर लेते, खा पी लेते हैं, ठीक है, अपने पेट भर लेते पहले। यही प्रॉब्लम यहां पर भी हुई कि जो नाम में ग्रुप्स आए, जो कंट्रीज आए, वो सारी जो है ऐसी कंट्रीज थी जो कहीं ना कहीं डिसरप्टेड थी ड्यू टू दी कॉलोनिस्ट आइडियोलॉजी। तो उन्होंने क्या किया, भैया पैसा कमाने के लिए हमको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, तो हमको अलाइन तो होना ही पड़ जाएगा। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से क्या हुआ, इन ग्रुपिंग में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद लास्ट रीजन बचता है 1950-60 के बाद, 60 के बाद स्पेसिफिकली 60 के बाद और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1990 के बाद जो सडन चेंजेस आए जियोपॉलिटिक्स में।
देखो पहले क्या था कि दो ध्रुव थे, एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। अगर तुम यूएसए से चिढ़ते हो तो यूएसएसआर चले जाओ, अगर यूएसएसआर से चिढ़ते हो तो यूएसए की तरफ आ जाओ, ठीक। लेकिन जब 1989 में यूएसएसआर का डिसरप्शन हो गया, यूएसएसआर विखंडित हो गया 14 देशों में, अब उसके बाद सिर्फ बचा यूएसए। और यूएसए ने ऐसी पॉलिटिकल मोनोपोली क्रिएट की कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है, कि कुछ हम कर पाए। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हुई। अच्छा, उसी समय पर पैरेलली सिर्फ यूएसए भले ही मोनोपोलर बना रखा था, भले ही यूएसए ने मोनोपोली बना रखी थी, इधर से चाइना इमर्ज हो रहा था, इंडिया ने भी अपनी प्रेजेंस दर्ज करा दी थी कि हाँ हम भी कुछ हैं, ठीक है। इधर से जो है और छोटी छोटी कंट्रीज, इधर ब्राजील उठ रहा था, इधर से आपका साउथ अफ्रीका उठ रहा था, ये सब भी आगे बढ़ रहे थे और कहते यस आई हैव आल्सो अ प्रेजेंस इन द वर्ल्ड। मतलब अब ये लोग भी अपनी प्रेजेंस तैयार, मतलब शो करने के लिए तैयार थे। इस वजह से आप देखोगे जो नाम मूवमेंट था वो शुरू तो बहुत लार्ज स्केल पे किया गया, बट धीरे धीरे उसने अपनी रेलेवेंसी खो दी और फाइनली जो है नाम मूवमेंट जो है अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।